दोस्तों, मालवा और होलकर डायनेस्टी जो आज के मध्य प्रदेश में आती है, उसकी रानी अहिल्याबाई होलकर एक ग्रेट पॉलिटिशियन थी। अहिल्याबाई अपने वक्त से आगे की दूरदृष्टि रखने वाली एक ग्रेट रूलर थी, जो जानी जाती थी अपने गुड गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर स्टेट और रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। कई लोग उन्हें संत और एक ग्रेट रूलर कहते थे। आज भी हमारे देश में उन्हें आदर और सम्मान से देखा जाता है। 1949 में फेमस पोएट जोआना बैली लिखती है, In latter days from Brahma came to rule our land a noble dame. King was her heart and bright her fame. Ahilya was her honored name. साल 1725 में महाराष्ट्र अहमदनगर के चौंडी विलेज में अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे अपने गांव के पाटिल थे, यानी प्रधान थे। उस दौर में जब महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा जाता था, तब मानकोजी शिंदे ने अपनी बेटी अहिल्या को पढ़ना और लिखना सिखाया। अहिल्या देवी का स्वभाव इतना मीठा और मनमोहक था जिसे वो किसी को भी पसंद आ जाती थी। बचपन से ही अहिल्या सोशल सर्विस में इंक्लाइंड थी। अहिल्या का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। 18वीं सेंचुरी में मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और मराठों का साम्राज्य विस्तार हो रहा था। मल्हारराव होलकर, जिन्होंने बाजीराव पेशवा के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े, युद्ध में उनकी कुशलता और तेजी देखकर मल्हारराव होलकर को उत्तर भारत का तूफान कहा जाने लगा। इसी विस्तार के दौरान मल्हारराव होलकर को मालवा की जागीर मिलती है और वो अपना स्वतंत्र होलकर राज्य स्थापन करते हैं। मल्हारराव को एक बेटा था जिनका नाम खंडेराव होलकर था। खंडेराव होलकर अपने पिता जैसे पराक्रमी नहीं थे और राज्य के कामकाज में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मल्हारराव ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके बेटे और राज्य को संभाल सके। एक दिन मल्हारराव अपने कैंपेन से वापस आते हुए चौंडी गांव में रुकते। पास के एक मंदिर में आरती चल रही थी और आरती एक छोटी 8 साल की बच्ची कर रही थी। मल्हारराव की नज़र उस बच्ची पर पड़ी और उसे देखते ही मल्हारराव ने अहिल्या देवी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया। मनकोजी शिंदे को अपनी आइडेंटिटी बताकर मल्हारराव ने अहिल्या देवी का हाथ अपने बेटे खांडेराव के लिए मांगा। 1733 में अहिल्याबाई की शादी खांडेराव होलकर से हुई। पिता के यहाँ अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार भी। शादी के बाद अहिल्याबाई पर उनकी मदर इन लॉज गौतमाबाई का काफी प्रभाव पड़ा, जिन्होंने सही मायनों में छोटी अहिल्या को सोशल टैबूज की परवाह किए बिना रैशनैलिटी के साथ सोचना सिखाया। गौतमाबाई ने अहिल्याबाई को एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट में ट्रेन किया। मल्हारराव के प्रोत्साहन से अहिल्याबाई ने राजकारभार का काम देखना शुरू किया। इसी बीच 1745 में उनके बेटे मालेराव होलकर और 1748 में उनकी बेटी मुक्ताबाई का जन्म हुआ। अहिल्याबाई के संपर्क से खांडेराव के स्वभाव में भी बदल होने लगा था। अब वो भी राज्य के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे थे। योग्य शासन कार्यों प्रबंधन से प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन तभी 1754 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुमेर के युद्ध में अहिल्याबाई ने अपने पति खांडेराव को खो दिया। केवल 29 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई विधवा हो जाती है। अपने पति के मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, पर उनके फादर इन लॉ मल्हारराव होलकर के समझाने पर अहिल्याबाई ने अपना इरादा बदल दिया। मल्हारराव अहिल्याबाई को अपने साथ वैसे ही रखने लगे जैसे वो कभी अपने बेटे खांडेराव को रखा करते थे। अहिल्याबाई मल्हारराव के साथ राज्य का प्रशासन देखने लगी। यहाँ तक कि मल्हारराव उन्हें आउटर एक्सपीडिशंस पर भी भेजने लगे। इसके लिए उन्हें स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। 1765 में मल्हारराव के कहने पर अहिल्याबाई ने एक ह्यूज आर्टिलरी फोर्स के साथ ग्वालियर का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किया, जिसने सबको उनके सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज का प्रमाण दिया। कुछ समय बाद 1766 में मल्हारराव की मृत्यु हो गई। ठीक एक साल बाद 1767 में अहिल्याबाई ने अपने बेटे मालेराव होलकर को गंभीर बीमारी के चलते खो दिया। लेकिन लाइफ के इन अप्स एंड डाउन्स ने अहिल्याबाई को इतना मजबूत बना दिया कि वह समाज की सदियों पुरानी मानसिकता से डील करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले अहिल्याबाई ने कॉमन ट्रेडिशन को तोड़ते हुए अपनी बेटी मुक्ताबाई की शादी एक गरीब व्यक्ति यशवंतराव से कराई। ये वो दौर था जब हमारा समाज ऊंच नीच, छोटे बड़े जैसे अनेक भेदभाव का शिकार था। लेकिन अहिल्याबाई ने किसी की भी परवाह किए बिना इस कठिन फैसले को निडरता से लिया। इसी बीच मालेराव की मृत्यु के बाद होलकर राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब होलकर राज्य के अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वास पात्र रघुनाथ राव को लेटर लिखकर कहा कि अभी होलकर राज्य राजाहीन है, सही मौका है सत्ता अपने हाथ में लेने का, जल्दी आइए। जैसे ही अहिल्याबाई को इस षड्यंत्र का पता लगा, वैसे ही अहिल्याबाई होलकर ने 11 दिसंबर 1767 में खुद का राज्याभिषेक करवा लिया और होलकर राज्य की संपूर्ण पावर अपने हाथ में ली, जिसने अहिल्याबाई को हिंदुस्तान की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक बना दिया जिन्हें किसी रियासत पर राज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी निडरता देखकर पेशवा मालवा की बागडोर उनके हाथ में देने के लिए तैयार हो गए। रघुनाथ राव यानी राघोबा मालवा पर अपनी आर्मी लेकर चढ़ाई करने वाले थे। अहिल्याबाई ने सत्ता हाथ में लेते ही उन्हें होलकर सेना और सेनापति तुकोजी होलकर का फुल सपोर्ट मिला। तुकोजी राव मल्हारराव के गोद लिए बेटे भी थे, लेकिन तुकोजी राव ने राजगद्दी पर अपना अधिकार ना जताते हुए अहिल्याबाई को सपोर्ट देना ये दिखाता है कि अहिल्याबाई की वो योग्यता ही थी
जो होलकर राज्य को कुशलता से चला सकती थी। इससे पहले अहिल्याबाई ने ग्वालियर का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किया था, जिसमें उन्होंने गोहाड़ फोर्ट कैप्चर किया था। अहिल्याबाई मिलिट्री ट्रेन थी, वो भलीभांति जानती थी कि युद्ध जैसी परिस्थिति में क्या करना जरूरी है। अब अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पड़ोसी राज्य तथा माधवराव पेशवा को संदेश भेजकर उनका समर्थन मांगा। माधवराव पेशवा अहिल्याबाई के पक्ष में थे। मां अहिल्या ने एक नवीन एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई और उन्हें अस्त्र शस्त्रों का पूरा प्रशिक्षण दिया गया। अब अहिल्याबाई रघुनाथ की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन युद्ध से पहले उन्होंने रघुनाथ को संदेश भेजकर कहा, आपकी सेना शिप्रा नदी के पार आते ही हमारी तलवारें चलेंगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, पर आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे एक अबला समझने की भूल मत करना, पर मैं कैसी अबला हूँ इसका पता आपको रण क्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेंगी। अगर मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन अगर आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर अबला के ऊपर अटैक करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा। इन सभी बातों को सोचकर लड़ाई का मौका ना ही लाए तो ही अच्छा है। रघुनाथ राव को जब ये संदेश मिला तब वो चिंता में पड़ गए। रघुनाथ राव समझ चुके थे कि अहिल्या से मुकाबला करने का मतलब अपनी इज्जत खो देना ही होगा। इसलिए रघुनाथ राव होलकर राज्य पर अपना कब्जा करने का विचार छोड़ देते और अहिल्याबाई को संदेश भेजते हैं कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहते। वो तो उनके बेटे मालेराव के दुखद मृत्यु पर संवेदना प्रस्तुत करने के लिए इंदौर आना चाहते थे। इस पर अहिल्याबाई जवाब भेजती है कि संवेदना व्यक्त करने के लिए सेना लाने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए आप अकेले ही पालकी में बैठकर यहाँ आ सकते हैं। होलकर राज्य आपका स्वागत करेगा। और इस तरह एक स्मार्ट लीडर की भांति रानी अहिल्याबाई ने अपने पॉलिटिकल अलाइज की मदद से इन सभी चैलेंजेस को बड़ी आसानी से ओवरकम किया और जहां जरूरत पड़ी वहां वो खुद सेना के साथ एक बहादुर रानी की तरह युद्ध के मैदान में भी गई। इस तरह अहिल्याबाई ने सूझबूझ से होलकर राज्य की रक्षा की और दूर दूर तक अपनी प्रभुत्ता और कीर्ति स्थापित की। लेकिन अहिल्याबाई का ध्यान सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अफेयर्स तक ही सीमित नहीं था। उस समय की प्रिवेलिंग कल्चर में वुमेन एजुकेशन पर कई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। क्योंकि अहिल्याबाई खुद एक एजुकेटेड थी, इसलिए उन्होंने वुमेन एजुकेशन पर ध्यान देते हुए उन्होंने कई स्कूल्स बनवाए ताकि गाँव की बेटियों को शिक्षा मिल सके, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अहिल्याबाई ने 16 करोड़ के पर्सनल फंड्स को होलकर फैमिली से इनहेरिट किया था। उसका मेजर पोर्शन उन्होंने सामाजिक कार्यों में लगाया। हम्बल लीडर होने के साथ ही अहिल्याबाई एक स्किल्ड पॉलिटिशियन भी थी, जिनके पास दूर तक देखने की क्षमता थी। उनकी दूरदृष्टि को देखते हुए जॉन किया ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन कहकर बुलाया था। दरअसल वो अहिल्याबाई ही थी जिन्होंने मराठा एम्पायर पर ब्रिटिशर्स के खतरे का अनुमान लगाया था। 1772 में अहिल्याबाई पेशवा को खत लिखती है, जिसमें वो पेशवा को अंग्रेजों के साथ सावधान रहने के लिए कहती है। हालांकि उनकी इस बात को पेशवा द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया और देखते ही देखते पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य में चल रहे कई इश्यूज को बड़ी विवेकता और सहजता से सॉल्व किया। राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य से कई पिंडारी और लुटेरों का संकट मिटाया। अपने विवेक से जंगलों में रहने वाले उन जनजातियों को जो यात्रियों को लूटा करती थी, उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बना दिया। इस तरह से भील और गोंड जैसी जनजातियां अहिल्याबाई के राज्य में शांति से रहने लगी। स्कॉलर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स को राज्य की तरफ से संरक्षण दिया गया। कई रोड्स के कंस्ट्रक्शन करके रोड्स के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए गए, जगह जगह पर कुएं बनाए गए, टैंक्स का निर्माण किया गया, यात्रियों के लिए रेस्ट हाउसेस की सुविधा भी की गई। उनके 30 साल के रूल में उनके राज्य ने खूब तरक्की की। इंदौर को एक स्मॉल विलेज से एक प्रॉस्परस सिटी में ट्रांसफॉर्म किया। अपना इंदौर का राजमहल छोड़कर अपनी नई राजधानी महेश्वर स्टैब्लिश की, जो एक तीर्थ स्थान भी थी। महेश्वर में वो एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी, जहां इस घर के दरवाजे सभी दिन दुखियों, गरीबों के लिए खुले रहते थे। अहिल्याबाई हमेशा एक बड़ी माँ की तरह लोगों की परेशानी सुनकर उस पर उपाय देने की कोशिश करती थी। उनकी नई कैपिटल महेश्वर लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक्स और इंडस्ट्री की सेंटर बनी। मराठी पोएट मोरोपंत, शाहिर अनंत भांडी और संस्कृत स्कॉलर कुशाली राम जैसे विद्वान उनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी राजधानी अपने स्क्राफ्ट्समैन, स्कल्प्टर्स और आर्टिस्ट के लिए जानी जाती थी। उस दौरान तेजी से फैलते इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए अहिल्याबाई ने अपनी कैपिटल महेश्वरी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, जो आज अपनी महेश्वरी साड़ीज के लिए फेमस है। उन्होंने कई भील्स को नोमैडिक लाइफ से निकालकर किसान के रूप में एक जगह सेटल करवाया। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि उनके रीन के दौरान मालवा पर कोई अटैक नहीं कर पाया। जहां सेंट्रल इंडिया में एक तरफ सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, वहीं अहिल्याबाई के रूल में मालवा पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर रहा था। अहिल्याबाई ने सिर्फ मालवा पर ही विशेष ध्यान नहीं दिया। अपने रूल के दौरान उन्होंने कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स पर भी स्पेशल एम्फोसिस दिया। कई फोर्ट्स, रोड्स, वेल्स कंस्ट्रक्ट करवाए, कई टेम्पल्स को डोनेशन दिए और पब्लिक के लिए कई फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड किए। उन्होंने मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट जैसे अनेक घाट्स का निर्माण करवाया। साथ ही उन्होंने मुगलों द्वारा तोड़े गए अयोध्या, मथुरा
और कांची जैसे कई फेमस टेम्पल्स का ब्यूटिफिकेशन करवाया। अहिल्याबाई ने सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक इस्लामिक इन्वेडर्स द्वारा असॉल्ट और प्लंडर हुए टेम्पल्स के रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अहिल्याबाई ने अपने पर्सनल फंड से इतनी वास्ट स्केल पर टेम्पल्स को रिबिल्ड और रिस्टोर किया था, इसका अंदाज आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके द्वारा रिबिल्ड और रिस्टोर किए गए टेम्पल्स की लिस्ट, जिनमें गुजरात के सोमनाथ से लेकर ईस्ट में जगन्नाथपुरी जैसे अनेक मंदिर शामिल है। अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, द्वारका, गया, ओमकारेश्वर, रामेश्वरम, श्रीशैलम जैसे अनेक मंदिर आते हैं, जिनकी लिस्ट बढ़ती जाती है पर कम नहीं होती। हालांकि इन मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, जिसे 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनी द्वारा, और काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे औरंगजेब द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, ये दो प्रोमिनेंट मंदिर है। साथ ही इन मंदिरों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई वेल्स, टैंक्स के साथ धर्मशाला का भी निर्माण करवाया, जिससे उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में रिवर गंगा को पवित्र माना जाता है और इस जल का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। अहिल्याबाई होळकर ने गंगोत्री में मिलने वाले गंगा जल को देश भर के मंदिरों में भेजने की व्यवस्था की। अहिल्याबाई के इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें देश भर में हिंदू टेम्पल्स की पायोनियर, बिल्डर और प्रिजर्वर के रूप में जाना जाता था। अहिल्याबाई की सबसे बड़ी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन काशी विश्वनाथ टेम्पल को 1780 में रीबिल्ड और रिस्टोर करने के लिए जानी जाती है, जिसे 111 साल पहले 1669 में औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया था। असल में जिस काशी विश्वनाथ टेम्पल को हम आज देखते हैं, उसके करंट स्ट्रक्चर को बनाने का श्रेय मां अहिल्याबाई को जाता है। इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप बताते हैं कि अहिल्याबाई के प्रयासों से बना काशी विश्वनाथ टेम्पल 1820 तक आते आते बहुत फेमस हो गया था और लगभग 110 से ज्यादा सालों तक पिलग्रिमेज रूट पर अपनी पहचान खो चुका काशी विश्वनाथ टेम्पल फिर से एक बार श्रद्धालुओं के रूट मैप पर आ गया। इस तरह धर्म पुण्य के लिए कार्य करते हुए 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होळकर 70 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज भी कई सेंचुरीज के बाद भी मां अहिल्याबाई होळकर की लेगेसी अनगिनत मंदिरों, धर्मशालाओं और अनेक ऐसे कार्यों में जिंदा है, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी थी। महारानी अहिल्याबाई ने 100 से ज्यादा मंदिर, 30 से ज्यादा धर्मशाला और गरीब खानों, बहुत से घाटों और वेल्स का निर्माण कराया था। उनका 30 साल का लंबा रीन आज भी एक बेनिवलेंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट के मॉडल के रूप में याद किया जाता है। होळकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रदान करने वाली महारानी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर का नाम सिर्फ मराठों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। अहिल्याबाई ने अपने शौर्य, विवेक और फिलॉन्थ्रॉपी से खुद का नाम कुछ ऐसी चुनिंदा महिला शासकों में दर्ज करवाया, जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य चलाया बल्कि एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए कीर्ति भी हासिल की। मां अहिल्याबाई के इसी एफर्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में उनके नाम का एक डाक जारी किया। वहीं आज उनके नाम से इंदौर में एक एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जो वक्त से आगे की सोच रखने वाली पुण्यश्लोक महारानी अहिल्याबाई को अमर बनाने का एक छोटा सा प्रयास है। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।